2012 में यूपी के चुनाव से पहले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से आरक्षण देने का वादा किया था। बाद में उन्हें समझ में आया कि संविधान के तहत धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो उन्होंने अल्पसंख्यकों से किया वादा निभाने के लिए नया रास्ता निकाला। अखिलेश यादव ने गरीबी का हवाला देकर 85 सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों का 20% कोटा तय कर दिया, जिस पर अब शंका और सवाल उठ गए हैं। यूपी में माइनॉरिटी कोटा पर इस घमासान खबर के साथ शुरू हुआ कि योगी सरकार ने सरकारी योजनाओं से अल्पसंख्यकों का कोटा खत्म करने का मन बना लिया है। कहा गया कि योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने अल्पसंख्यक कोटा खत्म करने की रजामंदी दे दी है और अब ये प्रस्ताव योगी कैबिनेट के सामने लाया जाएगा। इस पर राजनीति गरमाई तो रमापति शास्त्री ने बयान जारी कर सफाई दी कि अल्पसंख्यकों का 20% कोटा खत्म करने की खबरें बेबुनियाद है। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। हालांकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अध्ययन कर रहे हैं, जो अनावश्यक होगा उसे हटाया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा कि माइनॉरिटी कोटा की शिकायतें आ रही हैं, इसीलिए अल्पसंख्यकों के फायदे की नई योजना लाई जाएगी। क्या है उसका भी अध्ययन करा रहे हैं और जहां पर भी जो अनावश्यक चीजें, बहुत सारी चीजें खत्म भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ला भी रहे हैं। जो आवश्यक होगा उसको आगे बढ़ाएंगे, जो अनावश्यक होगा उसको खत्म करेंगे। योगी जी चूंकि बहुत ही गंभीर रहते हैं, किसी भी का हक नहीं छीनना चाहिए। अगर वहां पर मान लीजिए कोटा लागू भी हुआ था और वो लागू किस लिए किया गया था, उसकी शिकायतें आई हैं, तो इसका मतलब है लाभ पाने वाले लोगों को, पात्रों को लाभ नहीं मिला है उसका। तो अगर लाभ नहीं मिला तो उस कोटे का कोई औचित्य नहीं रह जाता। और नई नीति जब बनती है, सरकार आती है, तो वो उन चीजों को सामने लाती है कि क्या समस्या अल्पसंख्यक समुदाय की हैं, उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए सरकार द्वारा। तो नई नीति में वो सब चीजें आ जाएंगी। तो उनकी जो मूलभूत परेशानियां या जो समस्याएं हैं उसको सरकार पूरी तरीके से उसके लिए प्रतिबद्ध है और हमने जो संकल्प लिया है वो सरकार करेगी। गरीब और दलितों की विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के डीएनए का हिस्सा है। छुआछूत की बीमारी आज भी उनके मस्तिष्क, आत्मा और विचार से नहीं निकली है कि ये सरकार गरीब और दलित विरोधी है और इस सरकार में की सोच, विचारधारा सारी की सारी दलितों के खिलाफ है। सब लोग जानते हैं कि ये दलित विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं और ये जो ओबीसी के भी लोग हैं उनके भी विरोध में हैं। ये मनुवादी संस्कृति के लोग हैं, इसलिए अपना वो वही मनुवादी आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। एक सरकार की सबसे मजबूत ताकत होती है वो गरीबों के लिए क्या काम सक्षम तरीके से कर पा रही है। इस तरह की स्कीम गरीबों के लिए जो होती है वो कहीं न कहीं योगी जी जैसे नेताओं के प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने हिंदू मुस्लिम बिजली कहा, शमशान कब्रिस्तान कहा, तो इनका जो प्रोपेगेंडा है वो इस तरह के किसी भी स्कीम को सपोर्ट नहीं करेगा जो गरीबों के लिए है, वंचितों के लिए है। उत्तर प्रदेश में एक सामंतवादी और उपद्रवी सरकार पल बढ़ रही है, जिसने अभी तक गवर्नेंस में कुछ नहीं किया है। तो हकीकत क्या है? क्या वाकई में जो सिविक बॉडी इलेक्शंस है उसके चलते इस कंफ्यूजन को जानबूझकर फैलाया गया ताकि ध्रुवीकरण हो सके, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति हो सके, या किसी मंत्री से गलती हुई है? एक मंत्री की बात हम मान सकते हैं, लेकिन 3 मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, रमापति शास्त्री और मोहसिन रजा तीनों अलग अलग बयान कैसे दे रहे हैं? आखिर इस खबर का बेसिस क्या है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के लीडर प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की संगठन और सरकार की राजनीति पर बीजेपी की तरफ से पकड़ बनाए हुए हैं। हमारे साथ मोइनुद्दीन साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। थोड़ी देर में डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ जुड़ेंगे और अखिलेश प्रताप सिंह जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, क्या हो रहा है? 3 मंत्री अलग अलग बात कर रहे हैं और 3 मंत्री एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से माना जाता है कि अल्पसंख्यक विरोधी है, और बात भी कोटे को खत्म करने की हो रही है, उसमें भी 3 अलग अलग स्वर, और सफाई भी आती है समाज कल्याण मंत्री की तरफ से, तो उसमें भी 24 घंटे के आसपास हो जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक दुष्प्रचार जो है विरोधी दलों का शुरू से ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी समता का समर्थन करती है,
भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय का भी क्या 20% कोटा तुष्टीकरण है? प्रेम शुक्ला जी, उसको मुख्य धारा में रहना ले लीजिए, क्या 20% कोटा तुष्टीकरण है आपके हिसाब से? देखिए, जब जिस देश में संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्पष्ट कहा हो कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, किसी को धर्म के आधार पर कोटा नहीं दिया जाना चाहिए, उस देश में अगर किसी को दिया गया है तो आप ही कृपा करके बताएं कि इसको क्या टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जाए। नहीं, कोटे शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ये है, लेकिन कोटे शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया, इसीलिए 5 साल से ये योजना चल रही थी, वरना कोर्ट में जाके स्क्रैप हो जाती। नहीं, आपकी आधी बात ठीक है, आधी बात गलत है। किया जाना भी नहीं, कोटा क्रिएट किए जाने का उद्देश्य क्या है भाई? किसी जो वेलफेयर स्कीम है, वो वेलफेयर स्कीम, उसमें जो गरीब मुसलमान है उसको भी वही मिलना चाहिए, गरीब हिंदू को भी वही मिलना चाहिए। लेकिन अब आपने आपने जो है कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था के बारे में शिकायतें हैं, उन शिकायतों को दूर किए जाने का प्रयास हो रहा है। अब उन शिकायतों को दूर किए जाने के प्रयास पर अभी बात शुरू हुई और तत्काल जो है भारतीय जनता पार्टी पर, चूंकि एक तोता रटंत बयान देने की एक आदत है लोगों की, कि जैसे ही कुछ हो जाए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है। कौन कह रहा है? वो लोग कह रहे हैं जो एक धर्म विशेष की महिलाओं को लैंगिक न्याय दिलाने के लिए खुलकर सामने आने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं आपके तर्क से सहमत हूं, लेकिन मैं आपसे सप्लीमेंट्री सवाल ये भी पूछूंगा कि अगर आप मानते हैं कि अल्पसंख्यक कोटे को खत्म करना चाहिए, तो रमापति शास्त्री ने इतना बड़ा बयान क्लैरिफिकेशन में क्यों जारी किया, जो उससे इनकार कर रहे हैं कि ऐसा मामला कोई विचाराधीन नहीं। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन डॉक्टर मोहिनुद्दीन साहब के पास चलूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या वाकई में आप लोगों ने धर्म के हिसाब से तुष्टीकरण करने के लिए मुसलमानों को पहले आरक्षण देने की बात कही, जब आपको पता लगा कि आप आरक्षण नहीं दे सकते तो आपने सामाजिक योजनाओं में 20% का कोटा दे दिया? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने ऐसे मौजू पे बात की है, और देश की आजादी से लेकर के आज तक आपको मालूम है, देश की आजादी के वक्त जो है हिंदुस्तान की नौकरियों में अल्पसंख्यकों को 45% नौकरियों में हिस्सा था, और कांग्रेस ने हुकूमत की, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में हुकूमत की, और आज वर्तमान समय में मुसलमानों की, अल्पसंख्यकों की इस देश के अंदर स्थिति 1.5 से 2% पर पहुंच गई है। ये स्थिति किसने पहुंचाई? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाई है। आज समाजवादी पार्टी की, वे समाजवादी पार्टी तो नेशनल पार्टी तो है नहीं, एक रीजनल पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी ने अगर अल्पसंख्यकों को कुछ देना चाहा तो महाधर्म के आधार पर तो आरक्षण कर नहीं सकते हैं। इसलिए अगर उन्हीं ने चाहा कि भाई ठीक है, हर नौकरियों में जहां जो है सबको देंगे, तो मुसलमानों को भी अगर 20% देते हैं, इसमें कौन सी गलत बात कर दी गई है? नहीं सकते जो आज इस पर इतना बवाल खड़ा हुआ है, ये तो बात होनी ही नहीं चाहिए। धर्म के आधार पर कर नहीं सकते, ये तो बात होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, आपको क्या ठीक है डॉक्टर साहब, आपका तर्क मैंने माना, लेकिन विनोद बंसल साहब, वाकई में आजादी के बाद अल्पसंख्यकों को 45% आरक्षण दिया जाता था नौकरियों में? देखिए, झूठ बोलने की जिनकी प्रवृत्ति है उस पर मैं कमेंट नहीं करता दीपक जी, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं जाता था। अरे 45% आजादी के समय तक रिजर्वेशन आ गया, क्या अंग्रेजों ने दिया था क्या? अरे मुझे बताइए मोदी जी कि क्या अंग्रेजों ने रिजर्वेशन दिया था आपको? रिजर्वेशन दिया नहीं आता था। सरकारी नौकरियों में मुसलमान 45% थे। अरे मुसलमान पढ़ते ही नहीं तो यार नौकरियों में कैसे परसेंटेज होगा? कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे बताइए, कोई पढ़ता ही नहीं स्कूल में, पढ़ने ही नहीं आता तो रिजर्वेशन पास हो जाएगा। एक बात डॉक्टर साहब विनोद बंसल जी एक एक करके बोले, क्योंकि आपकी आवाज जनता तक नहीं पहुंचती है। डॉक्टर साहब जिससे सवाल पूछा जाए वो बोले, वरना आपकी आवाज जनता तक नहीं पहुंचती है, बहस के कोई मायने नहीं रह जाते। इस देश के अंदर
सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी दी है तो हमारे पूर्वजों ने दी है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। अरे भाई पूर्वजों को तो याद करो भाई मोइनुद्दीन जी। अरे आपके पूर्वज राम थे, आपके पूर्वज कृष्ण थे, आपके पूर्वज कोई मक्का मदीना से नहीं आए थे। आपको यही समझना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, आप अपने पूर्वजों को याद करके कम से कम इस धरती की संस्कृति को, इस भारत की संस्कृति को प्यार करिए, इस संविधान को प्यार करिए। संविधान में कहीं भी देखिए वेद का मंत्र पढ़िए, आप लोग गलत ना बताइए। वेद में लिखा है एकम ब्रह्मास्ति द्वितीयो नास्ति, एकम ब्रह्मास्ति द्वितीयो नास्ति, नेना नास्ति 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 किंचन। और यही मुसलमान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात, यानी ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, दुनिया के बराबर भी नहीं है। ये इस्लाम मजहब कहता है। इस्लाम मजहब समाजवादी पार्टी पहले मुलायम सिंह से पूछ रहे थे। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपसे सवाल पूछा जाए तभी बोलें, क्योंकि आप दोनों लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज जनता तक नहीं पहुंचती है, बहस के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ना बोले। प्रेम शुक्ला जी, किया जाएगा ना इस्लाम को वैदिक माना, इस्लाम को वैदिक माना, क्या इस्लाम को वैदिक का अभिनंदन किया इन्होंने देखो वेदों का जिक्र किया कि वेदों में जो कहा है वही इस्लाम में कहा गया है। देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए वो मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि बेकार में इनकी नौकरी चली जाएगी। अभी वो मुलायम सिंह जी को या अखिलेश जी को पता लग गया तो चले जाएंगे बेचारे, या किसी कठमुल्ले नौकरी चली जाएगी। अभी वो मुलायम सिंह जी को या अखिलेश जी को पता लग गया तो चले जाएंगे बेचारे, या किसी कठमुल्ले को पता लग गया तो इनके ये वैसे ही ये जो मौलाना जो लिखते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। दीपक जी लेकिन इस विषय में नहीं जाना चाहता। देखिए फिर बीच में बोले, फिर बीच में बोले आप सुनिए जरा सावधानी से। मैं चुपचाप सुन रहा था आपकी बात को। मैं ये कह रहा हूं आपको, देखिए न तो इस भारत का संविधान और न ही इस भारत की कोई न्याय व्यवस्था और न ही इस भारत की जो संस्कृति है इस बात को कहती कि धर्म आधारित कोई भेदभाव किया जाना चाहिए। अगर आप सेकुलर स्टेट की बात करते हैं तो सेकुलर का मतलब साफ है बिल्कुल कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब जब धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा दीपक जी, तो मुझे बताइए ये जिन स्कीमों की ये सरकार बात कर रही है उनमें मुसलमानों के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर कोटा क्या, क्यों? एक बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक है क्या आखिरकार? मुझे बताइए कि क्या भारत के संविधान में कहीं अल्पसंख्यक की कोई डेफिनेशन है? और दूसरी बात, अल्पसंख्यक की डेफिनेशन है तो वहां पर डेफिनेशन तो है ही नहीं, लेकिन साथ साथ संविधान सभा में जब ये बात आई थी रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन में बड़ा स्पष्ट लिखा था कि एक तो धर्म आधारित नहीं होगा, दूसरी बात यह कि उसको ग्रेजुअल मैनर में समाप्त करने की बात थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अब इन्होंने जिस कौम ने 450 साल तक भारत के ऊपर राज्य किया हो और हिंदुओं का दमन किया हो, आज भी जिसको आप तथाकथित अल्पसंख्यक कह रहे हैं वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। आखिरकार ये जो अधार्मिक गतिविधियां चलती हैं उस धार्मिक संगठन के द्वारा और जो अल्पसंख्यक द्वारा, जो जिसको आप अल्पसंख्यक कह रहे हैं, उस अल्पसंख्यक द्वारा बहुसंख्यकों का उत्पीड़न बड़े पैमाने पर होता है, तो उसके बावजूद इनको रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए? एक बात। दूसरी बात ये कि न तो ये जनसंख्या पॉलिसी का फॉलो करते, न ही भारत के संविधान को मानते, न ही ये जो है ना अपने न्याय व्यवस्था में विश्वास करते। तो रिजर्वेशन किस बात का? रिजर्वेशन किस बात का, कोटा किस बात का दिया जाए डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए। कोटा किस बात का किया जाए, ये अभी जनसंख्या की बात कर रहे तो मैं तो नजीर पेश कर रहा हूँ लालू प्रसाद जी से आप पूछिए उनकी कितनी संतानें। नहीं वो भैया आपका ये लाइन से देख लो, सुन लो, समझ लो बात को एक बार। नहीं कोटा हमारे लिए हम रिश्तेदारी वो तो है ही भाई, बहुत घनिष्ठ रिश्तेदारी है भाई इनकी। वो इनके लिए जीते हैं, ये उनके लिए जीते हैं, तो आखिरकार बात नहीं करेंगे तो किसी बात करेंगे। लेकिन बात समझिए, देखिए हम 5 हमारे 25 किसके हैं? आखिरकार जनसंख्या नीति को फॉलो नहीं करने वाला कौन समुदाय है? आखिरकार भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो अगर कोई जनसंख्या की ग्रोथ रेट है वो किस समुदाय की है? भारत की ओवरऑल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की 17% और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही 26% के हिसाब से। आखिरकार कहां जाएगी? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत के अंदर होने वाली है और सबसे ज्यादा क्राइम रेट अगर देखें भारत के, उसके क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा निकालो। आप इसको हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहे हैं? आप लिखिए कि आप देखिए कि किस समुदाय के लोग सबसे ज्यादा क्रिमिनल हैं। आप क्लियर है? मैं नहीं कह रहा इस बात को, ये तो डाटा रिकॉर्ड करें। आप मुझे बताइए जितनी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं आखिरकार किसके नाम पर हो रही है? इस्लाम के नाम पर हो रही है कि नहीं हो रही? डॉक्टर तस्लीम रहमानी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे? डॉक्टर तस्लीम रहमानी, एक तर्क विनोद बंसल जी दे रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के, क्या वाकई आप उनके डाटा से सहमत हैं?
मुझे लगता है हमारी आवाज डॉक्टर साहब तक नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब जवाब दीजिए। बहुत अच्छा नहीं है जी, फिर से कह दिया, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जवाब दीजिए। जो विनोद बंसल जी ने इतने सारे डाटा दे दिए कि पॉपुलेशन आपकी सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो क्राइम रेट अगर है तो वो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्राइम रेट मुस्लिम लोगों में सबसे ज्यादा। क्या ये हकीकत है? क्या आप इसको मानते हैं? आतंकवादी गतिविधियां कौन करता है? इस्लाम के नाम पर हो रही हैं। पूरी दुनिया उसकी वजह से चल रही है। आप उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, क्यों भाई? मैं कहता हूँ जनसंख्या नीति का पालन क्यों नहीं करते आप? अब आप चुप रहेंगे? नहीं, मैं तो चुप ही था। आप चुप रहेंगे नहीं? नहीं, ऐसे अभी दबा के चुप करने की जरूरत नहीं है। और 2 महीने का रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए। 2 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लिए कि इसमें मुसलमान लिप्त है या इसमें हिंदू है, इसमें आपके जो है भगवा लोग हैं। अरे 2 महीने का छोड़ दीजिए। भाजपा के मुसलमान कोई नहीं मान रहा है। आज जितने भी कत्ल हो रहे कोई मुसलमान नहीं कर रहा है। आप जितना रेशो 2 महीने का अपनी सरकार का निकाल लीजिए और फैसला कर लिए, पीछे जाने दीजिए। और आपको बता दिया देश की आजादी पीछे तो आपने जो खिला लिया, अब उसमें नहीं देखना। कितना है पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। कितने हिंदुओं का कत्ल किया, कितने हिंदुओं का पलायन करने का मजबूर होना पड़ा उत्तर प्रदेश से। आखिरकार ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति तो समाजवादी पार्टी की है। 2 महीने के अंदर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। क्राइम किए। आखिरकार मुझे बताइए, बहुत संख्यक हिंदू समाज अपने आराध्य देव भगवान श्री राम का जन्मभूमि मंदिर नहीं बना सकता। आखिरकार किसकी वजह से? समाजवादी पार्टी को अगर मैं जानना चाहता हूँ, आखिरकार समाजवादी पार्टी 84 को परिक्रमा और प्रतिबंध लगा देती है, लेकिन आतंकवादियों को मूवमेंट नहीं लगाती। आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन समाजवादी पार्टी को सुरक्षित नहीं है। अगर हिंदुओं का कोई समागम होता है, कोई अच्छा काम होता है, प्रतिबंध लगा देती है। क्या है? मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादी क्यों पकड़े गए? आखिरकार मुझे बताइए, आप ये जो नहीं, मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा और मुसलमानों को मारने वाला कौन है? आज मुसलमान तो इस देश के अंदर जो है किराएदार की हैसियत रखता है। मुसलमानों ने इस देश को आजाद किया, नहीं, किराएदार के हैसियत से आए थे वो, आज मालिक बन गए वो। कर रहे हैं। अरे इस देश को मुझे बताइए कि किराएदार के हैसियत से आए थे कि नहीं आए थे? और आज मकान वाले बन के बैठे हुए हैं और मकान वाले मैं नहीं चाहता कि धर्म की लाइन पर इस डिबेट को बांटा जाए। हम अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर आएंगे, उनके कोटे के मुद्दे पर आएंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर तस्लीम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी अब हमारी आवाज जा रही है। मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगा कि आखिर योगी सरकार जो मात्र कुछ महीने पुरानी है, उसके मंत्रियों ने अल्पसंख्यक मामलों को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों बनाया? देखते हैं ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों का कोटा 85 समाज कल्याण योजनाओं में खत्म कर दिया है। प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि खत्म किया जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, और आप ये मान के चल रहे हैं कि खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको एक बयान दिखाता हूं। रमापति शास्त्री जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है कि प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री ने योजनाओं से अल्पसंख्यकों का 20% कोटा खत्म किए जाने के संबंध में मीडिया में प्रचारित समाचार को आधारहीन और तथ्यों से परे बताया है। मोहसिन रजा ये कह रहे हैं कि हाँ अनावश्यक है। केशव प्रसाद मौर्य ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ जो गलत होगा उसको हटा दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि अब रमापति शास्त्री को एक क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत पड़ी? या तो इस पार जाइए या उस पार जाइए, बीच में क्यों लटका के रखा है? नहीं, तीनों एक ही बात कर रहे हैं। दरअसल जितनी उत्तर प्रदेश में योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान, तो बहुत सारी अनावश्यक योजनाएं भी हैं। उन अनावश्यक योजनाओं पर समीक्षा की जा रही है। उस समीक्षा में जिस तरह का अपीजमेंट का भी यदि कोई कार्यक्रम है और यदि उसमें कोई असंवैधानिक और गैरकानूनी प्रावधान है, तो उनकी भी समीक्षा का एक प्रक्रिया जारी है। अब उसमें बहुत सारी शिकायतें, जैसे मोहसिन रजा साहब कह रहे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से संबंध रखते हैं, उसमें बहुत सारी शिकायतें आई हैं। उसकी समीक्षा का एक जो है प्रयास चल रहा है। उसमें जो गलत होगा वो निकाल दिया जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का धर्म के आधार पर चोर मार्ग से ही अगर किसी को आरक्षण दिया जाता है, तो उसको जो है कहीं भी
हम संवैधानिक व्यवस्था में एक गलत परंपरा प्रारंभ करेंगे। तो कोई गलत परंपरा किसी ने चोर मार्ग से प्रारंभ किया हो और उससे जो है वैषम्य फैलता है समाज में, तो उसको समता के मापदंड पर ले आए जाने का प्रयास ये सरकार का संकल्प पत्र है। तो ऐसे में कुछ योजनाओं पर विचार चल रहे हैं। अब जब तक उस पर निर्णय नहीं हो जाता कोई नहीं, आप कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप मुंबई में बैठ के कह रहे हैं, लेकिन लखनऊ में ये कहा जा रहा है, रमापति शास्त्री समाज कल्याण मंत्री कह रहे हैं कि आधारहीन है, तथ्यहीन है, बेबुनियाद है, और आप कह रहे हैं कि ऐसा होगा, समीक्षा की जा रही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एग्जैक्टली ऐसा होगा। मैं ये कह रहा हूं जो समीक्षा योजनाओं में जिन योजनाओं की समीक्षा की जा रही है उन योजनाओं में किसी प्रकार की त्रुटियां पाई जाएंगी, वो असंवैधानिक हो, गैर कानूनी हो, तुष्टीकरण करने वाली हो, समाज में वैषम्य फैलाने वाली हो, तो उन योजनाओं को समीक्षा के दायरे में रखा जाएगा। रमापति शास्त्री जी ये कह रहे हैं कि कोई कोटा खत्म नहीं किया गया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कहीं पर जो है वैषम्य का विषमता फैला रहा होगा कोई योजना और उसको हम जारी रखेंगे, इस तरह की भी कोई उनकी तरफ से बयान मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, बड़ा क्लियर है। शायद प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको बयान की कॉपी आप कहते तो ईमेल कर देता, लेकिन इसमें बड़ा साफ है कि 20% कोटा हम समाज की योजनाओं में खत्म नहीं कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि 3 मंत्री अलग अलग भाषा में क्यों बोल रहे हैं, हुआ नहीं है, और 3 मंत्री ये कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं, क्योंकि विपक्ष तो आप इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल चल जाता है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत स्पष्ट है कि जिन तमाम योजनाएं जो समाजवादी पार्टी सरकार की हैं, जिसमें त्रुटिपूर्ण जो योजनाएं हैं, वैषम्य फैलाने वाली योजनाएं हैं, उन योजनाओं की समीक्षा चल रही है। जिन योजनाओं में कहीं से भी वैषम्य दिखाई देगा कि भेदभावपूर्ण कोई निर्णय दिखाई देगा, उसके संदर्भ में वो उस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय होगा। अभी कोई इस तरह का निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि चोर मार्ग से अगर कोई योजना लागू है तो उसको कंटिन्यू करना, ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। क्या डॉक्टर मोइनुद्दीन, डॉक्टर साहब, क्या अखिलेश सरकार ने या समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों को खुश करके 20% आरक्षण की बात करती थी, जबकि वो खुद जानते थे कि संवैधानिक तौर पर ये आरक्षण पॉसिबल नहीं है। आपने बकायदा 2012 के अंदर ये मांग करी थी और उसके बाद जब आरक्षण नहीं दे पाए तो आपने कोटा दे दिया था। तो सवाल ये है कि ऐसे कदम क्या मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने के लिए नहीं है, क्या मुस्लिम वोट बैंक के लिए नहीं है, क्या संवैधानिक नहीं है? अगर किसी को किसी का हक दिया जाए तो वो जो है उसको तुष्टीकरण के आप वो देंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी का जो है वो तो रूप इस तरह जैसे नहीं, जब मुसलमानों को दे रहा हो तो हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहा? जैसे हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, मैं बीच में ना बोलिए, हाथी के दांत जैसे दिखाने के और होते हैं, वो खाने के और होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। वो आपको साफ ये 2 महीने की सरकार में दिख रहा है कि जो वो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं बोलते नहीं। आज ये चुनाव गुजरात में है, लिहाजा ये हिंदू मुसलमान करके वोटों का जो है ये बंटवारा करना चाहते हैं। पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू और मुसलमान करके एक सवाल आप किसके हैं? आप आरएसएस के हैं या बीजेपी के हैं या सांप्रदायिक दल है? आप बीच में बहुत बोलते हैं, आपके में बोले, आपको तो मेहनत नहीं है। आप कैसे चिल्लाए जा रहे हैं? आप जब बोलते हैं 85% आपके हिसाब से सुनने की भी ज्यादा आती है, आप सुनने की बकवास कर रहे हैं, सुनने की आदत आप बकवास कर रहे हैं। आप हमको तो सबक दे रहे हैं, आप भाई सबक दे रहे हैं। सुन, हम बकवास नहीं सुनेंगे, बोलने आपका बकवास नहीं सुनेंगे। आप अपनी बात को कहने आपका बकवास सुनने कह रहे नहीं है, आप बकवास करते हो। आपके वोट बैंक बकवास करते हो, वोट बैंक का छोटा आप बकवास करते हैं, परेशान ये बकवास आप कर रहे हैं। आप बकवास कर रहे हैं, आप यही कर रहे हैं देश में। आपके तीनों मंत्री सब तीनों अलग अलग जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं ये गलत है, कोई कह रहा नहीं है ऐसा करना चाहिए, और आप भी कह रहे हैं। पहले आप अपनी गाड़ी में आप लोग आइए, आप लोग खत्म कर लेने दीजिए, डॉक्टर साहब खत्म करिए। जो है कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है।
वाकई प्रेम शुक्ला जी, कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर नहीं है तो सरकार में ये कंफ्यूजन क्यों? ये बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं बहुत काबिल नहीं। महात्मा गांधी के बारे में आपकी क्या राय? वो हिंदू थे, मुसलमान थे। पंडित नेहरू को आप हिंदू समझते हैं, मुसलमान समझते हैं? और क्या उनका आजादी में कोई योगदान था? आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? आप कह रहे हैं मुसलमानों ने आजादी को मानते हो? आप भारत का संविधान नहीं मानते हो, आप भारत का ध्वज को नहीं मानते हो, आप भारत के संविधान को करते हो। आप भारत के संविधान को किसको मानेगा? आप महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान के आधार पर कोटा? अरे इंसान आया है, आदम अलैहिस्सलाम की सब औलाद है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, पैदा होकर के सब आए हैं एक ही जगह से। के आधार पर कोटा संवैधानिक है, सबका अल्लाह आप हिंदू मुसलमानों में बांट रहे हो। एक मिनट एक करके मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा। प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट खत्म। डॉक्टर साहब आप खत्म करिए। डॉक्टर साहब आप खत्म करिए, मुझे विनोद बंसल जी के पास जाना है। प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर साहब प्लीज अपनी वाणी को थोड़ा विराम दीजिए। विनोद बंसल जी देखिए, मैं कह रहा हूं दीपक जी, एक ये जो मोइनुद्दीन जी जो हैं, इन्होंने एक बात बड़ी अजीब सी कही। इन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना, ये हिंदू मुसलमान के बीच में क्यों बांट रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी पर आरोप लगा तो दिया इन्होंने, लेकिन उस आरोप लगाने से पहले ये नहीं सोचा कि आखिरकार बांटा किसने है। आखिरकार ये स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां 20% आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है, क्या बंटवारा नहीं है ये? एक बात। दूसरी बात ये, क्या भारत का बंटवारा इसी आधार पर नहीं हुआ था? भारत के बंटवारे में भी यही तो बात थी। जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात आई और मुस्लिम लीग को और कांग्रेस ने हमेशा से उसको वेटेज देना शुरू कर दिया, तो उसके बाद में वो एक नया जिन्ना खड़ा हो गया और जिन्ना ने पाकिस्तान लेके भाग लिया। वो पाकिस्तान भाग लिया और इधर बांग्लादेश खड़ा कर दिया। अब मुझे बताइए, आज जो उसी कांग्रेस की देन थी कि आज कश्मीर की हालत ये है। मैं कहना चाहता हूं सपा के नेताओं से कि आखिरकार क्या कारण थे, ऐसी कौन सी पॉलिसी थी उत्तर प्रदेश की जिसके कारण के मंदिरों से तो माइक उतार लिए जाते थे और मस्जिदों को ऊपर छोड़ दिए जाते थे। आखिरकार कौन सी पॉलिसी थी जिसके तहत जो है ना जी, वो पुलिस वाले जूते पहनकर मंदिरों में घुस जाते थे, लेकिन मस्जिद से कोई पूछने वाला नहीं था कि आखिरकार वहां हथियारों का जखीरा क्यों चल रहा है। आखिरकार मदरसों की स्कैनिंग की जहां जरूरत थी, जहां बड़े पैमाने पर हथियार मिले, वहां पर इसको कोई जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार ये जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, उनको कोई इन्वेस्टिगेशन करने की कोई किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। क्यों? आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं, देखिए, धर्म आधारित अगर राजनीति अगर आपने नहीं करनी, तो ये धर्म आधारित कोटा क्यों? अगर संविधान हमारा ये कहता है कि सेकुलर होना चाहिए स्टेट को, तो फिर ये धर्म के आधार पर बंटवारा क्यों? आखिरकार हिंदू और मुसलमान के बीच में बांटने की ये लकीर है कि मदरसों को तो हम जो है ना जी एड भी देंगे, मदरसों के तो उनको जो टीचर हैं उनको हम तनख्वाह भी देंगे, लेकिन मंदिरों को नहीं देंगे जी। हम जो ना हिंदू अगर सरस्वती विद्या मंदिर है तो उसको तो बंद करने की बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन उनको फीस में कोई रिएक्शन नहीं देगा। हम उनको पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन हम मदरसों को एड देंगे। आखिरकार क्यों? ठीक है डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। थोड़ा सा विषय से अलग है, लेकिन सवाल यहीं पर आ रहा है कि विनोद बंसल जी भी ये कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर तुष्टीकरण बाकी राजनीतिक पार्टियां करती है, उनका ये सबसे ज्यादा सपा ने किया जी। देश के इतिहास में जितना सपा ने किया है मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं का जो दमन किया है, वो किसी ने नहीं किया। मुझे बताइए, मुलायम सिंह जी को आखिरकार गोली चलाई और उसको गौरवपूर्ण घटना कहते हैं। विनोद जी गौरव हो रहा है उनको। विनोद जी डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। देखिए, आप कह रहे हैं 79 का से जब कोई चीफ मिनिस्टर होता है प्रदेश का, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो संविधान के हिसाब से काम करे। हाँ, संविधान में ये लिखा है ना कि हिंदुओं पर गोली चलाओ, हिंदुओं और मुसलमानों को गोला छोड़ो। डॉक्टर साहब सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। बोले हिंदुओं का हिंदू मुसलमान आप क्यों करते हैं? अरे वही तो कर रहा हूं मैं। दंगा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान तो आपने शुरू किया। संवैधानिक हिंदुओं पर गोली चलाई, आपने गोली चलाई क्या? फूल पेश किया। मुसलमानों ने कितने दंगे किए उत्तर प्रदेश के अंदर? उसको फूल पेश आपने मैं दावे से तो पुलिस आपको हिंदुओं का दमन किया, हाथ में ले रहे हैं और आप लड़ाई कर रहे हैं, हिंदू खराब किया। पुलिस आपको क्या लाठी मारेगी तो आपको क्या फूल पेश में हिंदू मुस्लिम में ले आते हो, हर बात को आपको उसमें ले आते हो, हर बात को मुसलमान हिंदू में ले आते हो। ये आप जो है हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप बोलिए नहीं, आप बोल रहे हैं, आपकी बात हो रही है। देश की जनता आ गई, आप बोल चुके हैं। विनोद जी खत्म कर लीजिए। डॉक्टर साहब खत्म कर दीजिए अपना आर्गुमेंट। आप बताइए, कंक्लूड करिए।
देखिए, देश की जनता समझ चुकी है आप सांप्रदायिक लोग हो, आप हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने का काम कर रहे हो। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। वो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आप देखिए हमारे सैनिक किस तरह मारे जा रहे हैं, कश्मीर का मसला किस तरह से हो रहा है। आप न देश और न प्रदेश में पता लगा रहे हैं। आपने वादे करके आएंगे, आप साल के अंदर 2 करोड़ की रोजगार देंगे, आप किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हो। आपने जो वादे किए थे, आपने कहा शहरों को गोद में लेंगे और उनको बनाएंगे, आप उसमें फेल हैं। आप पूरी तरह से हर मामले में फेल हैं, चाहे देश में हो प्रदेश में हो, इसलिए आप पूरी तरीके से फेल हैं। और हिंदू मुसलमान को बेवकूफ बना करके अब राजनीति करना आप छोड़ दीजिए। हिंदू मुसलमान एक है, तब देश जैसे लोग होते तो आज देश गुलाम होता। आप भी ऐसे लोग थे आरएसएस के लोग जिन्होंने चलिए हम फिर रिटोरिक में जा रहे हैं, रिटोरिक में जा रहे हैं विनोद जी, मैं आपको भी रोकूंगा, रिटोरिक में जा रहे हैं, रिटोरिक में जा रहे हैं विनोद जी, मैं आपको भी रोकूंगा, डॉक्टर साहब मैं आपको भी रोकूंगा, मैं आपको भी रोकूंगा। हम विषय से भटक रहे हैं, हम विषय से भटक रहे हैं विनोद जी, डॉक्टर साहब, विनोद जी, डॉक्टर साहब, हम विषय से भटक गए हैं। मैं नहीं चाहता कि इस विषय पर और डिस्कशन हो। अब प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप विनोद जी प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज, आप दोनों से प्लीज, मेरे पास वक्त बहुत कम है। प्रेम शुक्ला जी को जोड़ना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, ये क्या राजनीति है कि हर चीज का नाम बदल दिया जाए? मैंने माना कि समाजवादी शब्द से बीजेपी को आपत्ति हो सकती है क्योंकि समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी के नाम पर समाजवादी शब्द रखा था, लेकिन सरकार ने सरकारी योजनाओं से समाजवादी नाम हटाओ, अखिलेश यादव की फोटो वाले राशन कार्ड रद्द करने, स्मार्टफोन योजना को रद्द करने के अलावा बदलाव के नाम पर और कुछ नहीं किया। क्या सिर्फ नाम बदलने से सिस्टम बदल जाता है? मुझे बताइए, क्या नाम बदलने से सिस्टम बदल जाता है? और क्या नई सरकार आने के बाद जो अल्पसंख्यकों को समाज कल्याण की सुविधाएं दी जा रही है, क्योंकि ये सुविधाएं केंद्र में भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए उन्होंने उड़ान, सीखो और कमाओ, उस्ताद, नई मंजिल, नई रोशनी, हमारी धरोहर जैसी कई योजनाएं चला रखी है। तो ये तुष्टिकरण नहीं हुआ कि अल्पसंख्यकों का जो केंद्र सरकार कर रही है? नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए योजनाएं चलाना एक मुद्दा, और गन्ना विकास तक की योजनाओं में किसी के नाम पर, धर्म विशेष के नाम पर कोटा कर देना, ये दूसरी बात है। अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टिकरण नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के विकास का जो है कार्य होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की दिशा में बहुत सारी योजनाएं केंद्र की है और उन योजनाओं को कंटिन्यू किया जा रहा है। उनको और उनको शिक्षित बनाए जाने में, उनको सबल बनाए जाने में, उनको कुशल बनाए जाने की योजनाएं हैं। लेकिन आप जो है, जो सामाजिक योजनाएं, समाज कल्याण की योजनाएं हैं, उसमें कोई आप कोटा लाकर आरक्षण देकर तुष्टिकरण करेंगे तो निश्चित तौर पर यदि उसमें कुछ गलतियां हैं तो समीक्षा की जानी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो योजनाएं किसी दल विशेष ने दल विशेष के लाभ के लिए बनाई और उसका जो संकेत दिया कि दल विशेष कर रहा है, उन योजनाओं को बदलना चाहिए। तीसरी बात कि बहुत सारी योजनाएं सरकार जो है वो अपनी तरफ से ला रही है, वो योजनाएं, नई योजनाएं भी लाई जाएंगी जिससे जो उत्तर प्रदेश के आमजनों का कल्याण हो। इसलिए तीनों मुद्दों पर मुझे लगता है बहुत स्पष्टता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में है। चलिए, स्पष्टता की बात कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, विनोद बंसल जी दूसरे तर्क दे रहे हैं, लेकिन चलते चलते हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि भले से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कह दिया हो कि अल्पसंख्यक कोटे को खत्म करने का है, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री की तरफ से बयान है, उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयान मोहसिन साहब के आए, जिस तरह के इंडिकेशन केशव प्रसाद मौर्य ने दिए, उसके बाद ये बहस का मुद्दा जरूर हो जाएगा। और चूंकि अल्पसंख्यक बीजेपी नाम जैसे ही जुड़ता है वैसे ही राजनीति होने लगती है, तो इस विवाद पर भी राजनीति होना लाजमी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिविक बॉडी के इलेक्शन बिल्कुल सामने हैं। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।